तो समाज सेवियों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि अगर किसी समृद्ध राष्ट्र की हम लोग कल्पना अगर करते हैं तो उसमें विभिन्न विभिन्न समाज जो है वो अपने अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके सर्वश्रेष्ठ समाज की जब स्थापना करते हैं तो वे इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। क्योंकि प्रत्येक समाज से निकलने वाला युवा पहले भारतीय है और अगर वो शिक्षा के साथ सुसंस्कृत होगा तो वो इस देश की प्रगति में सहायक भी सिद्ध होगा और जो हम देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सोच रखते हैं, उस सोच में भी वो बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। तो प्रत्येक समाज का ये कर्तव्य है कि उसकी पीढ़ी को वो शिक्षा तो दे ही रहा है, घर बार संसार तो दे ही रहा है, लेकिन संस्कृति भी दे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी हमारा पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन, अच्छा खाना पीना, जमीन जायदाद, घर, उसमें लगा रहता है। ये मनुष्य प्रवृत्ति है, हम सबकी एक प्रवृत्ति होती है। हम सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम अच्छा मकान बना जाएं, हम अच्छी जमीन जायदाद दे दें, अच्छे पैसे बैंक बैलेंस हो, हमारे बच्चे किसी परेशानी में ना आए। लेकिन कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि अगर पूत सपूत है तो हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने हमने जो उनको संस्कार देने का काम किया है वो अपनी मेहनत से उतनी राशि संचय कर लेगा कि वो अपने अच्छे से जीवन यापन कर ले। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी अगर पूत कपूत होगा तो आप कितनी भी राशि धन संचय करके चले जाओ, अपने बुरे कर्म से वो सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। तो किसी भी भाव से आपको धनराशि संचय करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर संचय करना है तो उसमें वो संस्कार डालिए, उसमें वो भाव डालिए जिससे वो सत्कर्मों की ओर चलकर अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफल कर सके। क्योंकि आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कार जीवन पर्यंत उसके साथ रहेंगे। धन दौलत तो आनी जानी है, तो अगर देने का ही काम करना है तो हमें संस्कार देना चाहिए, संपत्ति नहीं। मैं बहुत बार एक कहानी सुनाती हूँ कि गांव में एक पटेल बा रहते थे, सामान्य जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब ये प्रगति का दौर है, विकसित दौर है, वहां पर निकल गई रोड, 6 लेन निकल गई, 8 लेन निकल गई, उनकी जमीनें आ गई बिल्कुल रोड टच। तो जहां वो दिन रात मेहनत करते थे उनकी जमीन के भाव करोड़ों अरबों हो गए। अब शहर से कुछ व्यापारियों ने उनकी जमीन का सौदा कर लिया। सुबह से शाम खेतों पर मेहनत करने वाला वो पटेल बा कभी इतनी राशि नहीं देखी। जब इतनी राशि देखी तो उसने सोचा कि मैं क्यों धूप में सड़ूं, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मेरे आने वाली 7 पीढ़ी काम करेगी। उसने जमीन बेच दी। अब जमीन बेच दी यानी अपना जो काम था, अपना जो कर्म था वो ही उसने छोड़ दिया। अब जब लाखों करोड़ों रुपए उसके पास आए तो उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। पहले तो अच्छा बड़ा मकान बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली और जो भी परिवार को जो भी देना था बहन बेटियों को वो भी दे दिया और उसके बाद भारत भ्रमण पे निकल पड़े। अब भारत से जब मन भर गया कि सब कुछ देख लिया तो वो विदेश की चकाचौंध के प्रति उनका थोड़ा सा स्नेह जगा और वो विदेश की धरती पर पहुंच गए। और वहाँ की जब जीवन देखा तो उनका मन वहीं बस गया और पटेल बा वहीं विदेश में बस गए। लेकिन कहते हैं कि धन संपदा जीवन से बड़ा नहीं होता है। जब शरीर ने आखिरी वक्त में साथ छोड़ा तो विदेश की संस्कृति तो हमें पता है, सब अपने अपने में जीने वाले लोग हैं। ये तो भारत की संस्कृति है जो अपने के लिए भी जीती है, पड़ोसी के लिए भी जीती है, समाज के लिए भी जीती है और देश के लिए भी जीती है। तो पटेल बा को वापस से अपना गांव याद आया, भारत की वो धरा याद आई, अपनों की याद आई, तो वो वापस लौट के उस गांव में पहुंचे। अब पटेल बा तो पहुंच गए थे शहर, उनकी शहर की वाणी, उसकी जुबान, उनकी संस्कृति, उसका रहन सहन सब उन पे चढ़ गया था। लेकिन उनका परिवार आज भी गांव में सामान्य जीवन जी रहा था। अब आखिरी समय पर वो वाटर करके पानी मांगने लगे। अब उनकी पत्नी जो शिक्षित नहीं थी वो तो गांव में ही बैठी थी, वो समझ ना पाई और पटेल बा निकल लिए। अब वो शांत हो गए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि पटेल बा तो चले गए, स्वर्ग सिधार गए। तो उनकी पत्नी, उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि मेरे पति के आखिरी क्षणों में उनके मुंह से जो निकल रहा था, डॉक्टर साहब आप मुझे समझा दो तो उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूं, क्योंकि वो तो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। तो उसने कहा कि मेरे पति आखिरी में वाटर कुछ कह के चिल्ला रहे थे।
तो डॉक्टर ने कहा कि वो तो पानी मांग रहे थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि देश गए विदेश गए, सीखी वाणी वाणी, वाटर वाटर कह के मर गए और खाट के नीचे था पानी। तो हमारी संस्कृति को अगर हम भूलेंगे, हमारी विचारधारा को हम भूलेंगे तो पतन निश्चित है। तो समाज के लोग जो मैंने अभी देखा, जब मैं यहाँ पर इस सदन में इंटर कर रही थी तो आपका स्वास्थ्य प्रशिक्षण चल रहा था, यानी आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था करके रखी। तो ये हम क्यों करते हैं? हमारा एक उद्देश्य तो ये रहता है कि हमारे जितने भी समाज के लोग आए उनका स्वास्थ्य परीक्षण अच्छे से हो जाए, इसलिए स्वास्थ्य शिविर का हम करें। लेकिन उसका बहुत बड़ा भाव ये होता है कि इस सदन में बहुत से युवा बेटे भी आए हैं, बहुत सी बेटियां भी आई हैं, वो उसको सीखें कि समाज में हमें कैसे काम करना है, कैसे इस विभिन्न बातों का ध्यान रखकर समाज में अच्छा वातावरण हम पैदा कर सकते हैं, किस स्तर पर हमें काम करना। अभी यहाँ पर मेरे साथ सामने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। गायत्री यज्ञ भी यहाँ पर रखा गया, कुछ रंगोली खेलकूद प्रतियोगिता भी यहाँ पर रखी गई है, और इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम वही संस्कार डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार देना हम सबका कर्तव्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। यानी जो हमारे बच्चे हैं वो हमको देखकर सीखते हैं। हम घर में रोज किच किच लड़ाई करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। हमारे आचरण में हम रोज गलत काम करें और बच्चों को कहें कि आप ऐसा नहीं करना, तो बच्चों पे उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने यहाँ गायत्री यज्ञ रखा, आप लोगों ने स्वास्थ्य शिविर रखा, आप समाज को सुधारने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, घर में भी करते हैं, समाज के परिपक्ष में जब आप बैठते हैं उसमें भी अच्छी बात करते हैं, तो उसका बिना देखे आपको नजर नहीं आता अच्छी बात है, अपने आप उन बच्चों पर डलेगी। यानी जैसा वो देखेंगे वैसा वो सीखेंगे। तो प्रत्येक समाज का ये कर्तव्य है कि हम खुद भी अच्छा आचरण करें और वैसा ही आने वाली पीढ़ी के लिए वो असद आचरण हम छोड़कर जाए, क्योंकि भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है तो इसकी युवा पीढ़ी को संस्कारित होकर सही दिशा देने का काम हम सबको करना पड़ेगा। और प्रत्येक समाज अगर ये सोच ले और प्रत्येक समाज इसके लिए आगे कदम बढ़ा ले तो निश्चित हम सब वो सपना पूरा कर पाएंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आपने समाज के लिए एक ज़मीन भी खरीदी, उस पर आप लोग भवन बनाएंगे, उसमें अच्छे समाज के द्वारा अच्छे विचारों को और अच्छा संगठित होकर उन भावों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मैं बैठी थी मंच पर, मैं छिंदवाड़ा की प्रभारी थी, तो पांडुरना में भी आपका एक अच्छा पवार समाज का बहुत अच्छा भवन बना है, उसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। और आप वो समाज के द्वारा अच्छे कार्य करने का काम करेंगे। और सांसद के रूप में मेरा जो भी सहयोग रहेगा, करण जी भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग परिचित हैं मुझसे, जो भी मेरा सहयोग होगा मैं हमेशा तैयार रहूँगी। और आप सब यहाँ पर स्नेह सम्मेलन, यानी हमारा स्नेह सम्मेलन का एक बहुत भाव रहता है। घर में हम 4 रिश्तों में परस्पर समभाव के साथ, प्यार के साथ, स्नेह के साथ उन रिश्तों को निभाते हैं, लेकिन किसी समाज का स्नेह सम्मेलन उन सारे परिवार को एक परिवार के रूप में बांधता है, एक छत के नीचे लाने का काम करता है। आपसी परिचय, आपकी स्नेह उसमें पनपता है। इसलिए स्नेह सम्मेलन प्रत्येक समाज का जो भी करते हैं वो बहुत आवश्यक है, उसमें सहभागीदारिता हम सब की होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर उपस्थित दूर दूर से जो भी पवार समाज के स्नेहीजन पधारे हैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों ने जो बुलाया और आप लोगों के माध्यम से जो मैं आप सबका सानिध्य पा सकी, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद में पा सकी, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। एक बार पुनः आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। एक बार जोरदार अपनी तालियों की पुष्प वर्षा से दीदी का आभार। एवं मैं दीदी का बहुत आभारी हूँ पवार युवा मंडल की ओर से कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले। समाज के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में जिस पवित्र धरा पर हम सब लोग खड़े हुए हैं, हमारा इतिहास और हमारा धर्म ये कहता है कि ये कलयुग है, और कलयुग में साक्षात रूप से अगर कोई देवता विद्यमान है वो श्री भगवान हनुमान है। और हनुमान जी के इस पवित्र धरा पर आपका वार्षिक स्नेह सम्मेलन हो रहा है, तो उस भाव और श्रद्धा से परिपूर्ण इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित माननीय करण सिंह जी पवार जी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। माननीय सुनील जी, माननीय अर्पण जी, डॉक्टर
त्रिमोद जी, सुरेश जी, कृष्णा कुमार जी और मंचासीन सभी अतिथिगण मेरे साथ आए, शांतिलाल जी, मैं जिनका नाम नहीं ले सकी हूँ, मैं क्षमा करिएगा। सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, महू की बेटी होने के नाते आप सभी का मैं महू की इस धरा पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारा धर्म भी कहता है कि बहुत सी योनियों के बाद हमें मनुष्य की योनि मिलती है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मगर मेरा ये मानना है कि मनुष्य की योनि, भारत की इस पवित्र धरा पर हमारा जन्म लेना मनुष्य के रूप में, ये उससे भी ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान है। हमारी धर्म और हमारी संस्कृति ही हमारे देश की पहचान है, जो दुनिया में हमारे देश को एक अलग पहचान देती है। तो इस पवित्र धरा पे मनुष्य की योनि पर के रूप में जन्म लेना, ये ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और उसके बाद समाज सेवा को चुनना, क्योंकि इस सदन में, मंच पर भी और मेरे समक्ष भी ऐसे समाज सेवी बैठे हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना समय भी दिया है, धन भी दिया है, मतलब मन और कर्म वचन सब दिया है। तो समाज सेवियों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। क्योंकि अगर किसी समृद्ध राष्ट्र की हम लोग कल्पना अगर करते हैं तो उसमें विभिन्न विभिन्न समाज जो है वो अपने अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके सर्वश्रेष्ठ समाज की जब स्थापना करते हैं तो वे इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करते हैं। क्योंकि प्रत्येक समाज से निकलने वाला युवा पहले भारतीय है, और अगर वो शिक्षा के साथ सुसंस्कृत होगा तो वो इस देश की प्रगति में सहायक भी सिद्ध होगा। और जो हम देश को आगे बढ़ाने का काम करने का काम करते हैं, सोच रखते हैं, उस सोच में भी वो बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। तो प्रत्येक समाज का ये कर्तव्य है कि उसकी पीढ़ी को वो शिक्षा तो दे ही रहा है, घर बार संसार तो दे ही रहा है, लेकिन संस्कृति भी दे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी हमारा पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन, अच्छा खाना पीना, जमीन जायदाद, घर, उसमें लगा रहता है। ये मनुष्य प्रवृत्ति है, हम सबकी एक प्रवृत्ति होती है। हम सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम अच्छा मकान बना जाएं, हम अच्छी जमीन जायदाद दे दें, अच्छे पैसे बैंक बैलेंस हो, हमारे बच्चे किसी परेशानी में ना आए। लेकिन कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि अगर पूत सपूत है तो हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने, हमने जो उनको संस्कार देने का काम किया है, वो अपनी मेहनत से उतनी राशि संचय कर लेगा कि वो अपने अच्छे से जीवन यापन कर ले। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी अगर पूत कपूत होगा तो आप कितनी भी राशि धन संचय करके चले जाओ, अपने बुरे कर्म से वो सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा। तो किसी भी भाव से आपको धनराशि संचय करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर संचय करना है तो उसमें वो संस्कार डालिए, उसमें वो भाव डालिए, जिससे वो सत्कर्मों की ओर चलकर अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफल कर सके। क्योंकि आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कार जीवन पर्यंत उसके साथ रहेंगे। धन दौलत तो आनी जानी है, तो अगर देने का ही काम करना है तो हमें संस्कार देना चाहिए, संपत्ति नहीं। मैं बहुत बार एक कहानी सुनाती हूँ कि गांव में एक पटेल बा रहते थे, सामान्य जीवन जीते थे, खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब ये प्रगति का दौर है, विकसित दौर है, वहाँ पर निकल गई रोड, 6 लेन निकल गई, 8 लेन निकल गई, उनकी ज़मीनें आ गई बिल्कुल रोड टच। तो जहाँ वो दिन रात मेहनत करते थे, उनकी ज़मीन के भाव करोड़ों अरबों हो गए। अब शहर से कुछ व्यापारियों ने उनकी ज़मीन का सौदा कर लिया। सुबह से शाम खेतों पर मेहनत करने वाला वो पटेल बा कभी इतनी राशि नहीं देखी। जब इतनी राशि देखी तो उसने सोचा कि मैं क्यों धूप में सड़ूं, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मेरे आने वाली 7 पीढ़ी काम करेगी। उसने ज़मीन बेच दी। अब ज़मीन बेच दी यानी अपना जो काम था, अपना जो कर्म था, वही उसने छोड़ दिया। अब जब लाखों करोड़ों रुपए उसके पास आए तो उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। पहले तो अच्छा बड़ा मकान बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, और जो भी परिवार को जो भी देना था बहन बेटियों को वो भी दे दिया। और उसके बाद भारत भ्रमण पे निकल पड़े। अब भारत से जब मन भर गया कि सब कुछ देख लिया, तो वो विदेश की चकाचौंध के प्रति उनका थोड़ा सा स्नेह जगा और वो विदेश की धरती पर पहुंच गए। और वहाँ के जब जीवन देखा
तो उनका मन वहीं बस गया और पटेल बा वहीं विदेश में बस गए। लेकिन कहते हैं कि धन संपदा जीवन से बड़ा नहीं होता है। जब शरीर ने आखिरी वक्त में साथ छोड़ा तो विदेश की संस्कृति तो हमें पता है, सब अपने अपने में जीने वाले लोग हैं। ये तो भारत की संस्कृति है जो अपने के लिए भी जीती है, पड़ोसी के लिए भी जीती है, समाज के लिए भी जीती है और देश के लिए भी जीती है। तो पटेल बा को वापस से अपना गांव याद आया, भारत की वो धरा याद आई, अपनों की याद आई, तो वो वापस लौट के उस गांव में पहुंचे। अब पटेल बा तो पहुंच गए थे शहर, उनकी शहर की वाणी, उसकी जुबान, उनकी संस्कृति, उसका रहन सहन सब उन पे चढ़ गया था। लेकिन उनका परिवार आज भी गांव में सामान्य जीवन जी रहा था। अब आखिरी समय पर वो वाटर करके पानी मांगने लगे। अब उनकी पत्नी जो शिक्षित नहीं थी वो तो गांव में ही बैठी थी, वो समझ ना पाई और पटेल बा निकल लिए। अब वो शांत हो गए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि पटेल बा तो चले गए, स्वर्ग सिधार गए। तो उनकी पत्नी, उनको बड़ी जिज्ञासा थी कि मेरे पति के आखिरी क्षणों में उनके मुंह से जो निकल रहा था, डॉक्टर साहब आप मुझे समझा दो तो उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूं, क्योंकि वो तो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। तो उसने कहा कि मेरे पति आखिरी में वाटर कुछ कह के चिल्ला रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि वो तो पानी मांग रहे थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि देश गए विदेश गए, सीखी वाणी वाणी, वाटर कह के मर गए और खाट के नीचे था पानी। तो हमारी संस्कृति को अगर हम भूलेंगे, हमारी विचारधारा को हम भूलेंगे तो पतन निश्चित है। तो समाज के लोग जो मैंने अभी देखा, जब मैं यहाँ पर इस सदन में इंटर कर रही थी तो आपका स्वास्थ्य प्रशिक्षण चल रहा था, यानी आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था करके रखी। तो ये हम क्यों करते हैं? हमारा एक उद्देश्य तो ये रहता है कि हमारे जितने भी समाज के लोग आए उनका स्वास्थ्य परीक्षण अच्छे से हो जाए, इसलिए स्वास्थ्य शिविर का हम करें। लेकिन उसका बहुत बड़ा भाव ये होता है कि इस सदन में बहुत से युवा बेटे भी आए हैं, बहुत सी बेटियां भी आई हैं, वो उसको सीखें कि समाज में हमें कैसे काम करना है, कैसे उस विभिन्न बातों का ध्यान रखकर समाज में अच्छा वातावरण हम पैदा कर सकते हैं, किस स्तर पर हमें काम करना। अभी यहाँ पर मेरे साथ सामने बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। गायत्री यज्ञ भी यहाँ पर रखा गया, कुछ रंगोली खेलकूद प्रतियोगिता भी यहाँ पर रखी गई है। और इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम वही संस्कार डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार देना हम सबका कर्तव्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। यानी जो हमारे बच्चे हैं वो हमको देखकर सीखते हैं। हम घर में रोज किच लड़ाई करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। हमारे आचरण में हम रोज गलत काम करें और बच्चों को कहें कि आप ऐसा नहीं करना, तो बच्चों पे उसका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने यहाँ गायत्री यज्ञ रखा, आप लोगों ने स्वास्थ्य शिविर रखा, आप समाज को सुधारने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, घर में भी करते हैं, समाज के परिपक्ष में जब आप बैठते हैं उसमें भी अच्छी बात करते हैं, तो उसका बिना देखे आपको नजर नहीं आता अच्छी बातें अपने आप उन बच्चों पर डलेगी। यानी जैसा वो देखेंगे वैसा वो सीखेंगे। तो प्रत्येक समाज का ये कर्तव्य है कि हम खुद भी अच्छा आचरण करें और वैसा ही आने वाली पीढ़ी के लिए वो असद आचरण हम छोड़कर जाएं, क्योंकि भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है तो इसकी युवा पीढ़ी को संस्कारित होकर सही दिशा देने का काम हम सबको करना पड़ेगा। और प्रत्येक समाज अगर ये सोच ले और प्रत्येक समाज इसके लिए आगे कदम बढ़ा ले तो निश्चित हम सब वो सपना पूरा कर पाएंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ कि आपने समाज के लिए ज़मीन भी खरीदी, उस पर आप लोग भवन बनाएंगे, उसमें अच्छे समाज के द्वारा अच्छे विचारों को और अच्छा संगठित होकर उन भावों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मैं बैठी थी मंच पर, मैं छिंदवाड़ा की प्रभारी थी, तो पांडुरना में भी आपका एक अच्छा पवार समाज का बहुत अच्छा भवन बना है, उसके लिए भी मैं बधाई देती हूँ। और आप वो समाज के द्वारा अच्छे कार्य करने का काम करेंगे। और सांसद के रूप में मेरा जो भी सहयोग रहेगा, करण जी भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग परिचित हैं मुझसे, जो भी मेरा सहयोग होगा मैं हमेशा तैयार रहूँगी। और आप सब यहाँ पर स्नेह सम्मेलन, यानी हमारा स्नेह सम्मेलन का एक बहुत भाव रहता है। घर में हम 4 रिश्तों में परस्पर समभाव के साथ, प्यार के साथ, स्नेह के साथ उन रिश्तों को निभाते हैं। लेकिन किसी समाज का स्नेह सम्मेलन उन सारे परिवार को एक परिवार के रूप में बांधता है, एक छत के नीचे लाने का काम करता है। आपसी परिचय, आपकी स्नेह उसमें पनपता है। इसलिए स्नेह सम्मेलन प्रत्येक समाज का जो भी करते हैं वो बहुत आवश्यक है, उसमें सहभागीदारिता हम सब की होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर उपस्थित दूर दूर से जो भी पवार समाज के स्नेहीजन पधारे हैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों ने जो बुलाया
और आप लोगों के माध्यम से जो मैं आप सबका सानिध्य पा सकी, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद में पा सकी, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। एक बार पुनः आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। एक बार जोरदार अपनी तालियों की पुष्प वर्षा से दीदी का आभार एवं मैं दीदी का बहुत आभारी हूँ पवार युवा मंडल की ओर से कि आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले, हमें किया है, हम अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करेंगे। एक बार जोरदार तालियों की पुष्प वर्षा। हमारे मंचासीन धार भाजपा जिला महामंत्री माननीय श्री सुभाष जी जायसवाल हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्दों में हमारा मार्गदर्शित करें। आप हमारे पिछले 25 वर्षों से सामाजिक मित्र भी रहे हैं और आपका भरपूर सहयोग हमारे समाज बंधुओं को मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। माननीय श्री सुभाष जी जायसवाल, भाजपा मंडल महामंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। भगवान श्री रामचंद्र पवन सुत हनुमान जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार जयकारा लगाएंगे। हिंदू सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की, राजा भोज की, राजा भोज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहन परम आदरणीय हमारी मार्गदर्शक दीदी राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी, हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय करण सिंह पवार जी, संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई कमलेश पवार जी और यहाँ पे उपस्थित समस्त पवार समाज के बंधु, बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है। सब चीज़ें दीदी ने बता दी, ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं करीबन 25 सालों से पवार समाज से जुड़ा हूँ। कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जिन लोगों के साथ मैंने कंपनी में भी काम करा और जब मैं पहला चुनाव 2007 में लड़ा तो मुझे पवार समाज का बहुत सहयोग मिला। मैं जीवन भर पवार समाज का आभारी रहूँगा और बड़ी खुशी की बात है कि मैं पहले भी आयोजन में आया, एक छोटा सा आयोजन हुआ करता था जो आज बड़ वृक्ष के रूप में इतना भव्य आयोजन जो हो रहा, उसके लिए आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपकी समाज निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ती रहे। कमलेश जी ने बताया कि समाज का भवन बनने जा रहा है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी की बात है कि समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। लगातार प्रयास से आपका समाज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। मैं जब आया तो यहाँ पर 9 कुंडीय यज्ञ चल रहा था, उसके बाद भगवान राम जी की झांकी आई, माँ सरस्वती की झांकी आई, हमारे सूरवीर हिंदू सम्राट राजा भोज आए। ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह राजा भोज के शासनकाल में हिंदू सम्राट, हिंदू समाज की जय जयकार होती थी, उसी तरह आज भी पवार समाज हिंदुत्व के ओर अग्रसर है। आपने अपने संस्कार और संस्कृति को बचा के रखा है। जो समाज अपना संस्कार और संस्कृति को बचा के रखता है, वो समाज कभी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता है। और जिस तरह आपने समाज की धरोहर बनाने जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और हमारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारी दीदी बैठी हैं। क्योंकि मैं भी जायसवाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर धर्मशाला में 10 लाख रुपए दिए। नेवावर समाज
धर्मशाला में 10 लाख रुपए, अभी पिछले साल इंदौर में 10 लाख रुपए दिए। तो मैं दीदी से निवेदन करूंगा कि पवार समाज की भी जो धर्मशाला यहाँ बनने जा रही है उसमें 10 लाख रुपए का योगदान आप दिलवाएं। और मैं मेरी ओर से जो भी कमलेश भैया और आप लोग बोलेंगे मैं देने को तैयार हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि समाज इतनी अच्छी और बाहर से आके जो तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी बुधनी विधानसभा नसरुल्लागंज से रहने वाला हूँ, लेकिन पवार समाज का शुरू से जो सहयोग और इसने मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब। चूंकि दीदी विक्रम बोबड़े और कुमारी नैन्सी बरखाड़े, आप दोनों से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर दीदी और बाबा साहब के हाथों शील्ड जोरदार तालियों से बिटिया के लिए। और विक्रम बोबड़े, इन्होंने भी 498 नंबर लाए थे। आपका रतलाम मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए चयन हुआ है। बता रहे मंदसौर मेडिकल कॉलेज विक्रम बोबड़े जी का चयन हुआ है MBBS के लिए। साथ ही साथ नैन्सी बरखाड़े जी की माता जी नैन्सी की तरफ से दीदी और बाबा साहब से शील्ड और प्रमाण पत्र। चूंकि हिंदू सम्मेलन हमारे आसपास जोर शोर से चल रहा है, जिसमें हमने भी हिस्सा लिया है, दीदी भी हिंदू सम्मेलन के लिए प्रस्थान करना चाहेगी। धन्यवाद करना चाहूँगा मंडल की तरफ से कि आप आए, अमूल्य समय दिया।